Continuing in the chapter of locomotion and movement, in the second lecture today, we are going to talk about the structure of the skeletal muscle. स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल के अंदर एनसीईआरटी क्या कहती है कि हर स्केलेटल मसल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है किस तरीके से, हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि ये काफ़ी सारे मसल बंडल्स या जिनको आप फैसिकल्स कह सकते हो उससे मिलकर के बनी है। तो अगर हम ये देखें कि हमें ये पूरी की पूरी एक मसल दे रखी है, तो इसके अंदर ये एक फैसिकल है, ये पूरा का पूरा एक गुच्छा हमारा, ये 1 2 3 4 फैसिकल्स आपको दिखा रखे हैं। ये एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा भी कि ये मसल बंडल या फैसिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस फैसिकल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा मसल सेल है। ये चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताई कि ये मसल सेल है जिसको आप मसल फाइबर भी कह रहे हो। तो एक मसल क्या बनी, एक मसल जो है बहुत सारे किससे मिल कर के बनी है, फैसिकल से मिल के बनी है। और फैसिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, फैसिकल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसको आप फैशिया कहते हो या फेशिया कहते हो। और उसके बीच में क्या है, एक जो मसल बंडल है, यानी एक फैसिकल जो है वो किससे मिलकर के बना है, हमारे मसल के फाइबर से मिलकर के बना है। और ये एक मसल का जो फाइबर हमें दिख रहा है, दिस इज़ मसल फाइबर, और इसके चारों तरफ सार्कोलेमा होगी। अब ये जो है हमारा, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे मायोफाइब्रिल्स। ये हमें एनसीईआरटी आगे बताने वाली है। अब इस चीज़ को देखो, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ईच मसल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विद अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स एंड फैसिकल हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजन की बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के थ्रू, जिसको आप फैशिया कहते हो या फेशिया कहते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी इस मसल के अंदर, अगर हम लोग मान लेते हैं हमारी मसल कुछ ऐसे दिखती है और उस मसल के अंदर हमारे इस तरीके से ये बंडल्स प्रेजेंट हैं, मसल बंडल्स या फैसिकल्स प्रेजेंट हैं अगर हम लोग कह रहे हैं, तो ये जो ब्लू ब्लू जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या हो गया, ये ब्लू है क्या मेरा, ये है मेरा मसल बंडल जिसको मैं फैसिकल कह रहा हूँ। ये एक फैसिकल है, ये दूसरा फैसिकल है और ये तीसरा फैसिकल है। लेकिन इनके बीच में ये जो मटेरियल कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंट है, ये किस नेचर का है, कोलेजन का बना हुआ है। और इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, फेशिया का नाम दे रहा हूँ। तो कोलेजन का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, फेशिया। ईच मसल बंडल कंटेन करता है नंबर ऑफ मसल फाइबर। अब मेरा ये मसल बंडल है जिसको मैंने फैसिकल बोला, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मेरे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, यानी मसल के सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये मैंने बहुत सारे 5 यहाँ पर बना दिए, इस तरीके से और भी प्रेजेंट होंगे। यही चीज़ एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में बनाई कि इस मसल के फैसिकल के अंदर उसने मसल का फाइबर बना करके हमको दिखाया। तो ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। ईच मसल फाइबर जो होता है वो लाइंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और हम लोग उसको सार्कोलेमा कहते हैं। यानी मसल फाइबर के ऊपर होती है हमारी क्या, मसल फाइबर के ऊपर होती है हमारी सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर क्या है हमारा, मसल फाइबर इज दिस, तो दिस इज सार्कोलेमा। ठीक है, ये सार्कोलेमा है, ये भी सार्कोलेमा है, और एनसीईआरटी ने आपको एक्सटेंड करके दिखाया है कि दिस इज सार्कोलेमा। अब इसको आगे पीछे कर दो तो वही बात हुई कि ये सार्कोलेमा है हमारा। और ब्लड कैपिलरीज भी इसके अंदर होंगी, ऑब्वियसली हमारा कनेक्टिव टिश्यू है तो ये रिच सप्लाई होती ही है इसके अंदर। बहरहाल ये वाली बात भी हमने देखी कि मसल फाइबर जो होता है वो लाइंड होता है बाई दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सार्कोलेमा कह रहे हो। ये बातें याद रखनी है सारी की सारी, क्योंकि सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसको कौन लाइन कर रहा है, मसल फाइबर सार्कोलेमा किसको लाइन कर रही है, मसल को कर रही है, मसल फाइबर को कर रही है, मसल बंडल को कर रही है, तो बस गलतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मसल फाइबर को लाइन कर रही है हमारी सार्कोलेमा। फिर बात आती है सार्कोलेमा जब इसको लाइन कर रही है तो ये किसको एनक्लोज कर रही होगी, सार्कोप्लाज्म को ये एनक्लोज कर रही होगी। फिर हमारा फर्दर बात करें हम लोग इसके अंदर, तो मसल फाइबर जो है हमारा वो सिंसाइशियम कंडीशन है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने मसल के टाइप्स वगैरह डिस्कस किए थे कि स्केलेटल मसल जो होती है इसके अंदर हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं, और दूसरी बात ये सिंसाइशियम कंडीशन होती है। तो मसल फाइबर सिंसाइशियम है क्योंकि जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। फिर बात आती है कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल के केस में, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग इसको कहते हैं।
ये पहली चीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज़ नथिंग अदर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ। और क्या करता है ये? तो ये स्टोर हाउस है किस चीज़ का? कैल्शियम आयंस का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टोर हाउस है कैल्शियम के आयंस का। अब बात आती है क्या कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मसल के फाइबर की। मसल फाइबर की बात हो रही है। वापस से डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये हमारी मसल है, ये हमारे मसल के बंडल्स हैं, उसके बीच में जो पिंक पिंक दिख रहा है आपको ये हमारा क्या है? मसल का फाइबर है। तो इस मसल के फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या रही है एनसीईआरटी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म, जिसको आप मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल कहते हो। यही चीज़ मैंने आपको कही थी कि हम देख रहे हैं कि मसल है, मसल के अंदर मसल का बंडल है जिसको फैसिकल बोला, फैसिकल के अंदर हमें मसल का फाइबर दिखा, और मसल के फाइबर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? मायोफाइब्रिल्स देखने को मिल रहे हैं, जो फिलामेंटस इन नेचर हैं, पैरेलली अरेंज्ड हैं एक दूसरे से। उसी चीज़ को एनसीईआरटी ने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर मसल फाइबर का क्या है कि इसके अंदर बहुत लार्ज नंबर के अंदर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, जो कि सार्कोप्लाज्म के अंदर हैं। ऑब्वियसली सार्कोप्लाज्म में ही होंगे, और इनका नाम क्या है? मायोफिलामेंट इनका नाम है, या फिर मायोफाइब्रिल भी हम इनको कह सकते हैं। अब हर मायोफाइब्रिल जो हमारे पास है उसके अंदर ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज़ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। एक डिटेल स्टडी जो है हमारी मायोफाइब्रिल की वो एस्टेब्लिश होती है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि स्ट्राइटेड अपीयरेंस जो है वो किस वजह से है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की वजह से है। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। और इन प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन और मायोसिन। अब एक्टिन और मायोसिन जो है दो बैंड्स के अंदर बट जाते हैं इस तरीके से कुछ, जैसे ये जितनी भी मसल्स दिख रही हैं हमारी, इन सब के अंदर लेंथ वाइज, ये लेंथ वाइज होगा सब कुछ। जिस लेंथ में हमारी मसल बनी हुई है उसी लेंथ वाइज। अगर कोई हॉरिजॉन्टल मसल है तो उसके अंदर अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल, और अगर कोई वर्टिकल मसल है हमारी तो उसके अंदर वह अरेंजमेंट भी वर्टिकल होगा। इस तरीके से हमारा मतलब लॉन्गिट्यूडनली बात हो रही है सारी की सारी। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये आपको पैटर्न दिखा रखा है कि ये ऐसे ऐसे अरेंज्ड हैं, तो आप ये समझो कि मसल को भी इस तरीके से हमने बिछा रखा है, तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ये नहीं है कि मसल हमारी ऐसे होगी, वर्टिकल होगी, और उसके अंदर ये ऐसे, ऐसा नहीं है। उसकी लेंथ के हिसाब से ही उसमें चलेगा, लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द एक्सिस होता है ये काम। बहरहाल हम लोग वापस बात करें तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि दो प्रोटीन है, क्या नेचर है? प्रोटीनेशियस नेचर है। बायोकेमिकल नेचर भी इंपॉर्टेंट हो गया इसका कि क्या बायोकेमिकल नेचर है? प्रोटीनेशियस इसका नेचर है। नाम क्या है? एक्टिन नाम है और मायोसिन नाम है। दो बैंड्स की तरह ये पड़े हुए हैं, ये ऐसे पड़ा हुआ है और ऐसे बैंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बैंड को हम लोग कह रहे हैं आई बैंड, जिसका नाम क्या है? आइसोट्रोपिक बैंड, और दूसरे का नाम है ए बैंड, जिसको बोल रहे हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड। अब आई बैंड के अंदर और ए बैंड के अंदर है क्या क्या? तो लाइट बैंड जो है उसके अंदर होता है हमारा एक्टिन, आई बैंड के अंदर होता है हमारा एक्टिन, और ए बैंड के अंदर होता है हमारा मायोसिन। तो ये चीज़ याद करो कि भाई ए के अंदर एक्टिन नहीं होता, एक्टिन ए बैंड में नहीं होता, आई बैंड में हमारा मायोसिन नहीं होता, इस तरीके से। लेकिन बात देखो, अब ए बैंड हम लोग कह किसके रहे हैं कि ये हमारा मायोसिन है, मायोसिन की पूरी लेंथ है, ये हमारा जो है ए बैंड है। अब इस ए बैंड के अंदर अब आप बोलोगे कि भाई ये दूसरी चीज़ क्या दिख रही है हमको? तो ये जो दूसरी चीज़ दिख रही है ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक्टिन। अब ये बात आती है कि ये आई बैंड का पार्ट है। आई बैंड कितना होता है? तो आई बैंड भाई होता है आधा आधा, दो सार्कोमियर में बटा हुआ। अब ये बीच की जो खाली जगह बचती है जिसके अंदर कोई भी हमारा एक्टिन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये एच जोन है, ये एच जोन है। अब ये वाली पिक अगर हम लोग रिमूव करें तो हमारी चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी कि एक सार्कोमियर प्रेजेंट है हमारा दो जेड लाइन के बीच में। जेड लाइन क्या है? इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं अभी इसके बारे में। फिर इस तरीके से एक एम लाइन भी प्रेजेंट होगी। तो दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट जो चीज़ होती है उसको हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। उसके अंदर एक ए बैंड आता है,
एक ए बैंड आता है, एक सार्कोमियर के अंदर 1 ए बैंड और 2 हाफ जो है हमारे क्या आएंगे, आई बैंड्स आएंगे। यानी 0.5 आई बैंड लेफ्ट साइड का, बीच का फिर हमारा ए बैंड और प्लस 0.5 ए आई बैंड हमारा राइट साइड का। इस तरीके से हमारा एक सार्कोमियर बनता है। बहरहाल हम लोग इसको रीड करें तो हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो लाइट बैंड होता है उसके अंदर एक्टिन प्रेजेंट है। तो मैं ये लिखा इसीलिए ताकि याद हो जाए कि ए और ए एंटी में रहेंगे। तो आई बैंड किससे मिलके बन रहा है, एक्टिन से, और ए बैंड बन रहा है मायोसिन से। तो लाइट बैंड कंटेन करता है एक्टिन को और उसको हम लोग आई बैंड कहते हैं, यानी आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ये नाम आइसोट्रोपिक भी याद रखना है। और डार्क बैंड को जो है ए बैंड कहा जाता है, यानी एन आइसोट्रोपिक बैंड, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मायोसिन। जो दोनों प्रोटीन है ये क्या क्या है, हमारे जो दोनों प्रोटीन हैं ये अरेंज्ड होते हैं किस तरीके से, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह ये अरेंज होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। ये चीज़ मैंने आपको डायग्राम से भी दिखाई। यहाँ जो फोटो लगी थी हमने उसको डिलीट किया अभी, इधर जो फोटो लगी थी उसको डिलीट किया, तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग ही लगी हुई थी। ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन करी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है हमारी मायोफाइब्रिल की, उसी के हिसाब से ये लगे हुए होंगे। एक्टिन की बात करें तो एक्टिन जो होते हैं फिलामेंट्स, ये पतले होते हैं, इसलिए इनको थिन फिलामेंट भी बोला जाता है। और जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं ये थिक होते हैं, इसलिए इनको थिक फिलामेंट्स भी बोलते हैं। बात आती है क्या कि इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, भूलनी नहीं है। सेंटर ऑफ आई बैंड के बीच में इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होगा जिसको आप जेड लाइन बोलोगे, जो उसको बाइसेक्ट कर देगा हमारे आई बैंड को। ऑब्वियसली जब आई बैंड के सेंटर में है तो उसी को बाइसेक्ट करेगा। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू दी जेड लाइन। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात हो गई। द थिन फिलामेंट्स जो हैं वो फर्मली अटैच होते हैं हमारी जेड लाइन के ऊपर। फिर बात आती है क्या कि जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट्स ए बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी हेल्ड टुगेदर होते हैं इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन और फाइब्रस मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम लोग एम लाइन बोलते हैं। तो जेड लाइन कैसी है, इलास्टिक फाइबर की बनी है, और हमारी एम लाइन कैसी है, ये थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की बनी है। अब एम लाइन किसको पकड़ेगी बीच में से, ए बैंड को, और हमारी जेड लाइन किसको बीच में से पकड़ रही है, आई बैंड को। ये चीज़ हम यहाँ देख भी सकते हैं कि भाई ये हमारा ए बैंड है, ए बैंड के बीच में यहाँ हमारी एम लाइन प्रेजेंट होगी, और एम लाइन जो है हमें ये देखने को मिल रही है, दिस इज़ एम लाइन, ठीक। और ये बड़ी सी जो काला काला दिख रहा है ये जेड लाइन है। ये जो डायग्राम बना है ये कोरस्पॉन्डिंग इसके यही बना है कि ये जेड लाइन को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ये जेड लाइन को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये वाइटिश सा, ये आपका क्या है, हाफ आई बैंड है। ये पूरा का पूरा ए बैंड है, फिर ये हाफ आई बैंड है, ये फिर अपनी जेड लाइन आ गई। तो दो जेड लाइन के बीच में अपना क्या हुआ, एक सार्कोमियर बन गया। तो ये हाफ आई बैंड, फिर अपना ये ए बैंड पूरा का पूरा, और फिर वापस से हाफ आई बैंड। इस तरीके से ये एक सार्कोमियर बना। फिर हम लोग फर्दर मूव करें इसके अंदर तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो ए बैंड है और आई बैंड है ये अरेंज्ड होते हैं ऑल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पूरी की पूरी लेंथ में ही होना है अगर इसको पूरी की पूरी मसल को ही कॉन्टैक्ट करवाना है। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, और उसको हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। दो सक्सेसिव का मतलब होता है अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ तो इससे अगली वाली, इसकी बात कर रहा हूँ तो इससे अगली वाली। तो दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच की जो स्पेस है उसको आप एक सार्कोमियर कहोगे, ठीक। फिर एनसीईआरटी कहती है क्या कि यही जो सार्कोमियर है ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपकी, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या है, उसको आप सार्कोमियर कहते हो। रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो एजेस हैं हमारे थिन फिलामेंट्स के, दोनों तरफ थिक फिलामेंट के क्या करते हैं, पार्शियली ओवरलैप करते हैं,
फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स को, और बीच में एक सेंट्रल पार्ट को लीव कर देते हैं, उस सेंट्रल पार्ट को थिक फिलामेंट के, जिसके अंदर कोई भी थिन फिलामेंट नहीं आता, उसको हम लोग एच जोन कहते हैं। यही चीज़ हम यहाँ देख चुके कि हमारा ये थिन फिलामेंट है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये थिक फिलामेंट है। अब जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये हमारा है क्या, दिस इज़ आर थिक फिलामेंट, और ये हमारा थिन फिलामेंट है। तो इस थिक फिलामेंट के एजेस को ओवरलैप कर रखा है हमारे इसने, एक्टिन वाले ने। यहाँ पर भी क्या कर रखा है, इसको ओवरलैप कर रखा है इसने, हमारे हैवी वाले को लाइट वाले ने, या यूँ कह लो थिक वाले को थिन वाले ने ओवरलैप कर रखा है। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो थिक फिलामेंट्स की दोनों साइड्स को पार्शियली ओवरलैप करके रखते हैं, और सिर्फ बीच में एक सेंट्रल पोर्शन रह जाता है थिक फिलामेंट का, जहाँ पर कोई भी थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता, और उसको सिर्फ और सिर्फ एच जोन बोला जाता है। तो यानी मायोसिन को एक्टिन किनारे किनारे पे तो ओवरलैप करता है, लेकिन बीच में मायोसिन जो है हमारा वो अकेला रहता है, और उस जोन को हम लोग एच जोन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सार्कोमियर वगैरह का स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा। एनसीईआरटी कह रही है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि शो करता है क्या, एनाटॉमी ऑफ अ मसल फाइबर शोइंग अ सार्कोमियर, और दूसरा एक सार्कोमियर को इसने यहाँ पर आपको बना करके भी दिखा दिया है। फिर बात आती है क्या कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स हमारे हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या क्या हैं। पहला है हमारा एक्टिन, और दूसरा है हमारा मायोसिन। अच्छा, अब हम लोग वापस इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये एक्टिन की एक चेन बन के ऐसे निकल रही है, और दूसरी चेन भी ऐसे निकल रही है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करें हम लोग इसके अंदर, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो लंबी सी चेन निकल के गई है ये फिलामेंट की तरह है, और ये भी फिलामेंट की तरह है, लेकिन ये हर फिलामेंटस चेन हमारा एक छोटा छोटा गुल्ला गुल्ला जैसे चीज़ से बनी है, यानी जिसको हम लोग ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलेंगे। अब यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये एक जो चेन है दिस इज़ एफ एक्टिन, ये दूसरी चेन जो है दिस इज़ अनदर एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन किसका पॉलीमर है, हमारे जी एक्टिन का, यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन का। फिलामेंटस एक्टिन यानी एफ एक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अपना जी एक्टिन। तो अब ये जो एक्टिन है हमारा, जिसको हम लोग थिन फिलामेंट कह रहे हैं, ये दो किससे मिलकर के बना है, अपने दो एफ एक्टिन से मिलके बना है। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये दो एफ एक्टिन से मिलके बना है, दो ट्रोपोमायोसिन से मिलके बना है, ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बना है, और रेगुलर इंटरवल पर इसके अंदर ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन चढ़ा हुआ है, किसके ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। और इस ट्रोपोनिन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सब यूनिट होते हैं, आई, टी और सी। एफ एक्टिन जो है ये पॉलीमर है किसका, जी एक्टिन का, यानी जी एक्टिन हमारा ये ऐसा एक गोला सा दिखेगा, ये हमारा जी एक्टिन गोला सा दिखेगा, ये हमारा जी एक्टिन है ऐसे। लेकिन अगर हम लोग इस जी एक्टिन को गोला 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 ऐसे मिलाते चले जाएं, मिलाते चले जाएं, मिलाते चले जाएं, तो ये हमारा फिलामेंटस एक्टिन बन जाएगा। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है कि ईच एक्टिन जो है यानी थिन फिलामेंट जो है ये 2 फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर के बना है, 2 फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर के बना है, जो कि हेलिकली वाउंड हैं एक दूसरे के साथ। हर एफ एक्टिन जो है ये पॉलीमर होता है मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन यानी जी एक्टिन का। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ आर ग्लोबुलर एक्टिन यानी जी एक्टिन का पॉलीमर है। तो मोनोमर कौन हुआ, हमारा जी एक्टिन हुआ। फिर बात आती है क्या, 2 फिलामेंट्स, दूसरे कलर से लेते हैं इसको, 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, ये जो है रन करते हैं क्लोजली टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, और ये ट्रोपोनिन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना कि ट्रोपोनिन जो है हमारा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जुड़ा हुआ है, अपने एफ एक्टिन के ऊपर नहीं है। यही चीज़ हमें डायग्राम में भी देखने को मिल रही है कि हमारा ये एफ एक्टिन है और ये दूसरा एफ एक्टिन है फिलामेंटस एक्टिन, और इनके साथ साथ हमारा ये ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट चल रहा है, ये भी ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट चल रहा है।
तो हमारा ये जो ट्रोपोनिन है ये हमारे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखो, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ही रखा हुआ दिखाया है एनसीईआरटी ने। दिस इज प्लेस्ड ओवर ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रखा हुआ है, हमारे फिलामेंटस एक्टिन के ऊपर नहीं रखा हुआ। अब आप देखो, ये एक जी एक्टिन है, ये दूसरा जी एक्टिन, ऐसे ऐसे बहुत सारे मोती, ये हो गए हमारे जी एक्टिन, और एक माला बन गई, उसको हम लोगों ने एफ एक्टिन बोल दिया। यही चीज़ एनसीईआरटी आपको कह रही है क्या, कि एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है रेगुलर इंटरवल्स पे, किसके ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। रेस्टिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, एक सब यूनिट होता है ट्रोपोनिन का, जो कि मास्क करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को, किसकी, मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट्स को, किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर। यानी ये किसको मास्क करता है, एक्टिन की साइट्स को मास्क करता है। एक्टिन की किस साइट्स को, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए। यानी एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट वो साइट जहाँ पर हमारा मायोसिन एक्टिवली बाइंड कर सकता है आकर के, उसको हमारा ट्रोपोनिन का सब यूनिट जो है मास्क करके रखता है, यानी ढक के रखता है। बात आती है मायोसिन की। तो मायोसिन जो है हमारा, यानी थिक फिलामेंट जो है, ये भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन ही है। जैसे हमारा पॉलीमराइज्ड प्रोटीन एक्टिन था, यानी थिन फिलामेंट था, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बना था, इसी तरीके से हमारा मायोसिन भी जो है वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। अब मायोसिन के जो मोनोमरिक प्रोटीन्स हैं उनका नाम क्या है, मीरोमायोसिन। मायोसिन के मोनोमरिक प्रोटीन का क्या नाम है, मीरोमायोसिन। तो पॉलीमर का क्या नाम है, खुद मायोसिन। बात आती है क्या, कि जो मीरोमायोसिन है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक थिक फिलामेंट को। बहुत सारे जो हमारे मीरोमायोसिन होंगे ये मोनोमर्स हैं, और ये बहुत सारे जो हैं पॉलीमराइज करके हमारा एक थिक फिलामेंट यानी मायोसिन को बना देते हैं। अब बात आती है मोनोमर की। तो भाई मोनोमर देखो, इसका तो ये गुल्ला सा था, गोल सा था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। अब इसका जो है हमारा मायोसिन का जो मोनोमर है, जिसको हम लोग मीरोमायोसिन कह रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं कि मीरोमायोसिन के क्या पार्ट्स हैं। तो मीरोमायोसिन के हमारे दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला उसका ग्लोबुलर हेड है, जिसके पास छोटी शॉर्ट आर्म है, और दूसरा कंपोनेंट है उसका टेल। ये चीज़ हमने देखी क्या, कि एक ग्लोबुलर हेड है विद शॉर्ट आर्म, और उसके पास एक टेल प्रेजेंट है। तो एक कंपोनेंट उसका ये हो गया कि उसके पास हेड और क्रॉस आर्म प्रेजेंट है, दूसरा कंपोनेंट उसका टेल है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, जब द फॉर्मर यानी उसका ग्लोबुलर हेड अलोंग विद द शॉर्ट आर्म, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हैवी मीरोमायोसिन यानी HMM। और जो टेल प्रेजेंट है हमारे मीरोमायोसिन के पास, यानी लैटर वाला, उसको हम लोग कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन यानी LMM। तो LMM का मतलब लाइट मीरोमायोसिन, HMM का मतलब क्या, कि हैवी मीरोमायोसिन। HMM मतलब हैवी मीरोमायोसिन, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्लोबुलर हेड को विद शॉर्ट आर्म, और टेल को रिप्रेजेंट करता है हमारा लाइट मीरोमायोसिन LMM। जो HMM कंपोनेंट है, यानी हेड अलोंग विद द शॉर्ट आर्म, ये प्रोजेक्ट करता है बाहर की तरफ एट रेगुलर इंटरवल। अच्छा, ये रेगुलर जो शब्द है ना, इसकी इम्पोर्टेंस समझो। ये रेगुलर शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ कि जो हमारा ट्रोपोनिन है ये भी रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। इसका ये मतलब, जैसे इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस d है, तो अगले वाले के बीच भी डिस्टेंस d ही होगा। हर उतने ही डिस्टेंस के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा रेगुलरली। सिमिलरली यही बात हमारी यहाँ पर आ रही है क्या, रेगुलर वाली बात, कि जो हैवी मीरोमायोसिन है ये प्रोजेक्ट करता है बाहर की तरफ, एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड अ रेगुलर एंगल फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, जिसको हम लोग क्रॉस आर्म कहते हैं। अब ये क्रॉस आर्म बनती है कैसे, कि भाई हमारा ये नॉर्मल था कि ये दो मिलके बना रखे थे इन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये हैवी वाले पार्ट ने ये उचक के ऐसे ऊंचा हो गया, और ऊंचा हो गया यानी कुछ इस तरीके से ये उठ गया, और ये ऐसे लिपटा हुआ था, ये ऐसे उठ गया। तो इन्होंने क्या बनाई, ये क्रॉस आर्म बना ली ऊपर को उचकने के लिए, उठने के लिए। उसी चीज़ को एनसीईआरटी कह रही है क्या, कि हमारा जो हेड है अलोंग विद द शॉर्ट आर्म, इसको हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्रॉस आर्म बना रहा है।
क्रॉस आर्म बना रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे, यानी रेगुलर डिस्टेंस के बाद और रेगुलर एंगल पे बना रहा है, यानी जो एंगल इसने अटेन कर रखा है वो एंगल भी कांस्टेंट है और जिस डिस्टेंस के बाद ये करता है वो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो हमने ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी कि हमारा जो हैवी मीरोमायोसिन है यानी हेड और शॉर्ट आर्म मिला के ये आउटवर्ड्स की तरफ जो है एक रेगुलर डिस्टेंस पे और एक रेगुलर एंगल पे एक दूसरे से पॉलीमराइज्ड होकर के क्या करता है, हमारा ये प्रोजेक्ट आउट करके एक क्रॉस आर्म की फॉर्मेशन करता है। जो ग्लोबुलर हेड होता है उसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है हमारा, ये क्या है, एक्टिव एटीपीएज एंजाइम का साइट है और इसके पास बाइंडिंग साइट है हमारे एटीपी के लिए और एक्टिव साइट भी है इसके पास एक्टिन के बाइंड करने के लिए। तो दो साइट्स हम लोग इसके अंदर देख पा रहे हैं क्या, कि एक्टिन बाइंडिंग साइट है जिसके ऊपर एक्टिन बाइंड करेगा और एटीपी बाइंडिंग साइट है जिसके अंदर एटीपी बाइंड करेगा, यानी एक्टिव एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एनसीईआरटी वापस से देखो क्या कह रही है इस लास्ट लाइन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। ये बात कर रही है कि जो ग्लोबुलर हेड है हमारा हैवी मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स, पहला ग्लोबुलर हेड और उसकी शॉर्ट आर्म। तो जो ग्लोबुलर हेड है उसके अंदर एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है, यानी एक्टिवली ये बाइंड काम करेगा और एटीपीएज है यानी एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, ऐसा एंजाइम है हमारे पास। और क्या क्या चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हो गई। तो ग्लोबुलर हेड के पास पहला ये एंजाइम है और दूसरी दो साइड्स हैं हमारे पास, तो ये टोटल तीन चीज़ें हो गई। तो एक तो एंजाइम हम लोग को पता है कि इसके अंदर बताई दी एनसीईआरटी ने कि एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होगा, दूसरा एक एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है और तीसरी चीज़ एक एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है किसके अंदर, हमारे ग्लोबुलर हेड के अंदर। ये था हमारा पूरा का पूरा कि किस तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी एक्टिन और मायोसिन बने हुए हैं और पूरी की पूरी हमारी मसल्स कैसे अरेंज बनी हैं, अरेंज किस तरीके से, उनका स्ट्रक्चर क्या है स्केलेटल मसल का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में हमारा ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन का काम हो रहा है।